चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जहां सजा को मौत से भी ज्यादा खौफनाक बनाने की कोशिश की गई थी। सोचिए एक ऐसी जगह जहां मकसद शरीर को खत्म करना नहीं बल्कि आत्मा को कुचलना था, और वो भी जिंदा रखकर। तो सवाल ये था, आप उन लोगों को कैसे सजा देंगे जिन्हें मरने का खौफ ही नहीं है? यही मुश्किल 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तो भला उन्हें डराने का और क्या तरीका हो सकता था? इसका जवाब अंग्रेजों ने निकाला, काला पानी। और ये जो नंबर है ना, ये उन पॉलिटिकल कैदियों का है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए दूर अंडमान द्वीप भेज दिया गया था। 80,000, सोचिए 80,000 जिंदगियां। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे मौत से परे एक सजा का ख्याल आया, फिर कैसे एक कंक्रीट नर्क का निर्माण हुआ और वहां यातना का दैनिक क्रम कैसा था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हम ये भी जानेंगे कि इन सब के बावजूद कैसे एक अटूट हौसला पैदा हुआ, कैसे एक शायर की गवाही ने उस दर्द को अमर कर दिया, और क्यों आज भी उन दीवारों से आती गूंज हमें सुनाई देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1857। इस बगावत ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थीं, और यहीं से ना सजा देने की उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि फांसी क्रांतिकारियों को शहीद बना रही है, हीरो बना रही है, तो उन्हें एक ऐसी सजा चाहिए थी जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के हौसले को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दे। और देखिए, इसी सोच से निकला काला पानी का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। इसका मतलब था कि इंसान अपने परिवार से, अपनी मिट्टी से, अपनी पहचान से हमेशा के लिए कट जाएगा। मतलब एक तरह की जीती जागती मौत। तो सवाल ये है कि इस जीते जागते नर्क को आखिर बनाया कहाँ गया? इसे बनाया गया भारत की मेनलैंड से 1300 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच। पर जुल्म की कहानी तो उस बदनाम जेल के बनने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सोच कर देखिए, 1858 में जब पहले 1000 क्रांतिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें घने अनजान जंगलों में साफ सफाई के लिए छोड़ दिया गया। जंगली जानवर, मलेरिया, मौत हर कोने में इंतजार कर रही थी। और फिर उन्हीं कैदियों के खून और पसीने से 1896 में इस जेल की तामीर शुरू हुई, जो 1906 में जाकर तैयार हुई। और इस जेल का डिजाइन, वो तो अपने आप में एक टॉर्चर था। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, ये कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए बनाई गई थी। हर कोठरी का मुंह ऐसे था कि कोई कैदी दूसरे कैदी को देख तक नहीं सकता था। बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो खामोशी, वो अकेलापन खुद एक सजा थी। तो चलिए अब देखते हैं कि उन दीवारों के अंदर हर दिन क्या होता था। वो कौन सी यातनाएं थी जिन्हें कैदियों का जिस्म और जहन तोड़ने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। हर दिन की शुरुआत एक ही तरह से होती थी। कोल्हू के बैल की तरह इंसानों को जोतकर तेल निकलवाया जाता था। अगर तय किया हुआ कोटा पूरा ना हो तो पीठ पर बेरहमी से कोड़े बरसाए जाते थे। कपड़े ऐसे मोटे और खुरदुरे थे कि उनसे खाल छिल जाती थी, और उन बहते हुए जख्मों पर जहरीली चींटियां छोड़ी जाती थीं। ना कोई सफाई, ना कोई मरहम पट्टी। और ये जो शब्द है ना, ये किसी किताब से नहीं लिए गए हैं। ये उस दर्द के गवाह हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी, वो एक कैदी थे, एक स्कॉलर, एक विद्वान, जिन्होंने उस नर्क को न सिर्फ जिया बल्कि उसे अपने शब्दों में दर्ज भी किया। उनकी गवाही हमें सीधा उस दौर में ले जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कहानी यहाँ एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। इस जहन्नुम जैसे माहौल में भी उन कैदियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जिस्म भले ही कैद था, पर उनकी रूह, उनकी आत्मा, वो आजाद थी। और उन्होंने पलटकर जवाब दिया। 1868 में 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की। हाँ, वो पकड़े गए, पर उन्होंने एक पैगाम दे दिया था कि वो चुप नहीं बैठेंगे। फिर 1872 में शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो, जो उस वक्त भारत का सबसे बड़ा अफसर था, उसी की हत्या कर दी। ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। और इंदु भूषण रॉय जैसे क्रांतिकारियों ने माफी मांगकर जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर मौत को गले लगाना समझा। जब सारे हथियार छीन लिए गए तो उन्होंने अपने जिस्म को ही हथियार बना लिया। भूख हड़तालें होने लगी। लेकिन अंग्रेजों का जवाब
और भी ज्यादा बेरहम था। वो जबरदस्ती नाक में नली डालकर खाना ठूसते थे और तब तक ठूसते थे जब तक कि कैदी की तड़प तड़प कर मौत न हो जाए। ये बाकियों के लिए एक वार्निंग थी। चलिए एक बार फिर अल्लामा खैराबादी की बातों पर लौटते हैं। वो शायर थे, आलिम थे और उन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसे पूरी दुनिया के लिए दर्ज कर लिया। उनके शब्द आज भी हमें झंझोड़ कर रख देते हैं। उनके लिखे से पता चलता है कि वो जगह कितनी नाउम्मीद थी। वो लिखते हैं कि वहाँ ऐसी ऐसी बीमारियां थीं जिनका नाम तक किताबों में नहीं था, इलाज तो बहुत दूर की बात है। मामूली सा बुखार भी मौत का फरमान बन जाता था। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद खैराबादी के बातों का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। वो बताते हैं कि मौत के बाद भी कोई इज्जत नहीं थी। लाश को पैर से घसीट कर ले जाया जाता था और बिना किसी कफन, बिना किसी दुआ के बस एक ढेर में फेंक दिया जाता था। ये अमानवीयता की इंतहा थी। लेकिन हर जुल्म का अंत होता है, तो आखिर इस क्रूरता का अंत कैसे हुआ? चलिए अब सेल्यूलर जेल के आखिरी दिनों की कहानी जानते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी नहीं कह पाते। 80,000 में से हजारों का तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन जो पक्का है वो ये कि 500 से ज्यादा लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग थे, वो जिंदगियां थीं जो अपने वतन की आज़ादी के लिए एक गुमनाम कब्र में हमेशा के लिए सो गए। इस जेल का अंत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जापान ने इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। और फिर जंग के बाद 1945 में इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज सेल्यूलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है। इसकी दीवारें अब बेशक खामोश हैं, लेकिन अगर हम गौर से सुने तो इसकी हर ईंट आज भी उन अनगिनत क्रांतिकारियों के हौसले की कहानी सुनाती है, जिन्होंने आज़ादी के लिए वो दर्द सहा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर वो झुके नहीं, उनकी आवाज़, उनकी गूंज आज भी जिंदा है।